के हवाले से थे, चाहे वो उज़ैर बलोच के हवाले से थे, चाहे वो जिस दहशत गर्दों के हवाले से थे, जितने इनिशिएटिव थे कराची के, वो स्टैंड स्टिल हैं और अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि जनरल कमर बाजवा उनको कैसे हैंडल करते हैं और अपनी क्या पॉलिसी देते हैं उसके ऊपर। लेकिन जनरल साहब, क्या वो पहुंच सकते थे? हम आंट भी बिकमिंग टू जजमेंटल? कहीं ऐसा ना हो ना कि हम इस सिलसिले में ज्यादती कर दें कि नहीं जनाब हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। क्या हो भी सकता था? जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था, क्या पहुंच सकते थे वो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पहुंच सकते थे। मैं आपको सिर्फ आपकी मीडिया चैनल की पॉलिसी कुछ भी हो, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो कुछ हुआ, जितने शवाहिद सामने आए और जिस तरीके से प्रोविंशियल असेंबली ने एक बिल पास किया कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना चाहिए। अब जब पॉलिटिकल यूनानिमिटी ऑफ व्यू भी हो गई थी और शहादतें भी मिल गई थी, उस पर आगे प्रोग्रेस न होना, न करना, न उस केस को अदालत में लेके जाना, न आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करना, जबकि उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद तक के नारे लगवा दिए, तो ये कितना मुश्किल केस था। जब पूरी सियासी असेंबली ने भी उसके खिलाफ यूनानिमसली, MQM शामिल, उन्होंने जब ये लेकिन जनरल साहब यहाँ पे इजाजत दीजिएगा। जी जनरल साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा यहाँ पे बात करने की। तो फिर यहाँ पे जब इस किस्म की डिस्कशन होती है ना, अब मैं और आप इस वक्त जो बात डिबेट करने लगे हैं, उस डिस्कशन के अंदर फिर बात आ जाती है सिविलियन इदारों और फौज के इदारे की हदूद की, कि क्या वो उस लाइन को अबूर कर सकते थे, क्या करना चाहिए था, या जनरल राहील शरीफ साहब ने जितना अपना काम करना था कराची ऑपरेशन के हवाले से वो तो कर दिया, आगे सिविलियन इदारों को इस मामले को आगे लेकर चलना था। अगर वो नहीं लेकर गए तो क्या ये फेलियर सिविलियन इदारों का नहीं है? नहीं, मैं ये आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कराची के लास्टिंग अमन के लिए और कराची में एक मुकम्मल अमन कायम करने के लिए और इंडियन जो इनग्रेस थी और जो उनके स्लीपर सेल्स थे उनको खत्म करने के लिए आर्मी ने एक हद तक काम किया और एक जगह पर ले जाके उन मसाइल को खड़ा कर दिया। उसके अंदर खुद एक कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट आ गई अल्ताफ हुसैन की कि उसने एक बड़ी थर्ड क्लास स्पीच करके पूरे पाकिस्तान को गाली दे दी। अब जब ये दोनों चीजें यकजा हुई तो वहां से पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस केस को टेक ऑन करना था, ताकि हैंड इन ग्लव अप्रोच होते हुए एक सुप्रीम एजेंसी का अदारे का किया हुआ काम अगर उसको उस नहज तक पहुंचा दिया जाता तो आज इंडिया का हाथ कराची के अंदर मुकम्मल तौर पर टूट गया होता। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बहरहाल ये आई एग्री विद यू जनरल साहब। जब हम अगर इंडिया के हाथ की बात कर रहे हैं जनरल साहब, अगर हम इंडिया के हाथ की बात कर रहे हैं तो बलोचिस्तान के अंदर कुछ उसके ऊपर भी आपसे कमेंट्स लेना चाहेंगे। वहां पे हमने दहशतगर्दी की एक नई लहर देखी है। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने रिसेंटली बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दी की एक नई लहर देखी। कुलभूषण यादव जो है वो भी बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। आपने पहले आप इसी पे कॉमेंट कर रहे थे। मैं ये बताइएगा कि इंडिया का जो फुटप्रिंट हमें वहां नजर आता है, बलूचिस्तान में जो फुटप्रिंट नजर आता है, उसके हवाले से भी क्या आपकी नजर में मजीद एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है? बिल्कुल, उसमें न सिर्फ मजीद एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है बल्कि वो जो इतना बड़ा कैच है हमारे हाथ में, एक सर्विंग रॉ का एजेंट, कर्नल, एजेंट हैंडलर और उसके साथ का पूरा एक नेक्सस हमने ब्रेक कर दिया है। मोर देन 300 एजेंट्स का एक जो उसने ग्रुप बनाया हुआ था। अब ये इतनी बड़ी एविडेंस है कि इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का चैलेंज भी अगेन पाकिस्तान आर्मी एक अदारा है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, उसने अंडर ही रह के काम करना है, लेकिन इस अदारे की हुई मेहनत को हतमी नतीजे तक ले जाना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वो चैलेंजेस हैं जिन्हें जनरल कमर बाजवा ने फेस करना है। फिर कल जो अफगानिस्तान में होने जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी और वो इंडिया के साथ हाथ मिलाकर जब वो अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठ के काम करेगी तो वहां से एक नया चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। ये जनरल कमर बाजवा के लिए तीसरा चैलेंज होगा हैंडल करने के लिए। तो ये मोज़ेक इस वक्त भरा हुआ है चैलेंजेस से और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको इन्होंने लेके चलना है। अब उसका डिपेंड करता है कि ये अपनी टीम जो चुनेंगे उसको किस तरीके से ये डायरेक्शन देते हैं।
क्योंकि आज टीम का एक जो सेंट्रल पिलर था उनको एलिवेट करके चेयरमैन जॉइंट चीफ बना दिया गया है। तो अब इन्हें सीजीएस नया लाना होगा। जब नया सीजीएस लेके आएंगे, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, चले जाएंगे ये सीजीएस चले जाएंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ, और जो पहले सीजीएस रहे हैं और जनरल जो जावेद रमदे हैं ये इनसे सीनियर थे रैंक पीए नंबर के हिसाब से, अगरचे कोर्समेट हैं, हो सकता है वो सर्विस जारी रखना ना चाहें और वो घर चले जाएं, तो एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा। अच्छा, उसको इमीडिएटली जनरल साहब हमारे साथ रहेगा, जनरल साहब हमारे साथ रहेगा दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमजद शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने स्पेशल ट्रांसमिशन में सर हमें ज्वाइन किया। अमजद शुएब साहब, हम बात कर रहे थे कि अब जो 4 नाम सामने थे उनमें से एक को तरक्की देके जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया गया और एक को आर्मी चीफ बना दिया गया है। रैंक और फाइल की जहां बात हो रही है, सीरियल नंबर्स का बात कर रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, उन्होंने कहा कि नंबर्स का सिर्फ डिफरेंस है लेकिन बैच एक ही है। क्या इससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है? क्या सीनियोरिटी के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस होता है इससे? देखिए, सीनियोरिटी जो है वो बड़ी आम चीज है इस लिहाज से कि एक वैकेंसी है, आपने उसके अगेंस्ट 4 लोगों को कंसिडर करना है, तो सबसे पहले जिसको कंसिडर किया जाएगा वो नंबर 1 जो सीनियोरिटी पे उसी को किया जाएगा। और अगर वो सारे कवायद सारे उसके ऐसे हैं कवायद कि वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो पैरामीटर्स आपने ले किए हैं वो सारे पूरे करता है, तो फिर उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर वो नहीं करते तो फिर आप दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे। तो ये सीनियोरिटी है जो आपको गाइड कर रही है कि आपने किस सिमत में जाना है। अब ये है कि ये नंबर 3 थे, तो पॉसिबल है, ये चीज मुमकिन है कि जो पहले इनसे पहले जो 2 हजरात थे, जावेद इकबाल रमदे और रमदे और हाँ जी अशफाक नदीम, क्वाइट पॉसिबल कि उनकी कोई ऐसी इशू, कोई ऐसी चीज प्राइम मिनिस्टर की नजर में आई हो जहां उनको इग्नोर करना मुनासिब समझा गया हो। तो ये जो है तो सही, ये सारी कंपेटिटिव चीज आप कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में आप शुरू नंबर 1 से ही करते हैं। तो सीनियोरिटी उस लिहाज से एक ऐसी चीज है जो आप उसको रद्द नहीं कर सकते, लेकिन वो उसी वक्त आके फर्क पड़ता है जब आप सीनियर मोस्ट आदमी को देखते हैं कि वो आपके मायार पे पूरा उतर नहीं रहा, तो फिर आप दूसरे पे चले जाते हैं। तो इस लिहाज से वो 2 जो व्हाट डू यू थिंक, ये आपका ये जनरल साहब ये बताएगा, जैसे ये बताएगा, इट्स अ हंच, ऑब्वियसली आप ये इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी आपको, आई नो दैट, लेकिन हंच की मैं बात कर रहा हूं। पहले जब आर्मी चीफ्स के जब तैनातियां होती थी, मैं 90s की बात कर रहा हूं, 80s की बात कर रहा हूं, 70s में 60s की बात कर rहा हूं, कि दौर से लेकर अब जब होता है, अब जब आज जिस तरह ये डिसीजन सामने आया है, क्या उसके मुहर्रकात अब तब्दील हो चुके हैं? पॉइंट्स टू कंसिडरेशन अब क्या तब्दील हो चुके हैं? स्पेशली ऑन द जो हम टेररिज्म की बात करते हैं, भारत के साथ कशीदगी की बात करते हैं, इन तमाम मामलात को क्या खातिर में लाया गया होगा इस तैनाती के हवाले से? मेरा अपना जाती जो पुराना तजर्बा है उसके तहत तो मैं यही देखता रहा हूं कि मियां साहब अपनी सोच के मालिक हैं, बाकी चीजें मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ एक कोइंसिडेंस कह लीजिए, या हो सकता है कि इसके ऊपर उन्होंने गौर खौज करके भी ये काम किया हो, वो ये है कि कमर जावेद का कश्मीर का तजर्बा बहुत है। कश्मीर में ये जो सीबी रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, और लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरी, आप मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में अब हमारी जो कोर जो इन्होंने कमांड की वो हमारी सबसे बड़ी कोर है, सबसे ज्यादा डिवीजन है और वो है कश्मीर को लुक आफ्टर करती। तो उस लिहाज से आजकल के हालात में इनका तजर्बा हमें काम आएगा, क्योंकि कश्मीर में एक तो वादी में सिचुएशन ऐसी है, दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल आपने देखा कि उससे इंडिया बार बार एग्रेशन कर रहा है और जरूरत है वहां पे किसी ऐसे कमांडर की जो सिचुएशन को टैकल कर सके और इंडिया को बेफिटिंग किस्म का जवाब दे सके। क्योंकि हमारी फोर्सेस कर रही हैं ये, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कल को हालात कुछ ऐसे हों कि कश्मीर में आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत हो, ज्यादा कोई नए आइडियाज लेके आना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने चूंकि बड़ा लंबा तजर्बा इनके पास है कश्मीर का, इन्होंने मुख्तलिफ औकात पे कश्मीर में और नॉर्दर्न एरियाज में मामलात को देखा है, तो वो आजकल के हालात में मेरा ख्याल है इनका तजर्बा खासा कारगर रहेगा आर्मी के लिए भी और मुल्क के लिए भी।
अच्छा, लेकिन आपने सारी बात के शुरू में आपने एक जुमला कहा था कि आप है तो सही खुशकिस्मती से उनका एक्सपीरियंस तो ये है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वजीर आजम ने इस वजह से कम से कम तैनाती की होगी। एम आई करेक्ट? जी बिल्कुल। मैंने ये कहा कि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो या किसी ने उनको इसके बारे में मशावरत की, उन्होंने किसी से तो उसने मशवरा दिया हो, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं अपने पुराने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूं कि मियां साहब जो है वो अमूमन दूसरे अवामिल पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो उनके जाती अवामिल के जी कौन सा शख्स ऐसा है जिससे उनको निभा करने में, चलने में आसान